मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार सिन्हा है। मैं HOD एक्स HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से रिटायर किया हूँ। कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। वैसे इसका नाम बदल गया, जब ज्वाइन किया था कॉलेज को तब इसका यही नाम था। अब इसका नाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस भी हो गया है, आर्ट्स एंड साइंस। और आजकल सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पूरे देश में पढ़ाई की स्थिति काफ़ी ख़राब है। बच्चे लोग कॉलेज में क्लास में टर्न अप नहीं होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो जब स्टूडेंट ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहा है तो टीचर को भी ऑनलाइन की तरफ मूव करना पड़ेगा। यही सोच करके ये क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। और इसमें क्लास 9th से शुरू करूँगा और 9th के बाद 10th के बाद 11th के बाद 12th। ये सीरीज आगे बढ़ता चलेगा। डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है। अब देखिए बच्चे उम्र में कहाँ तक कर पाते हैं, लेकिन क्लास 9 से शुरू करूँगा और कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बीच बीच में जो समस्या होगी वो यदि पॉइंट आउट कुछ लोग करते रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी करते रहेंगे। और अगला क्लास में हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद 9th के सिलेबस में सीधे सीधे आ जाएंगे। आइए फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका शुरू करें हम लोग। फिजिक्स नेचुरल इवेंट का सिस्टमेटिक स्टडी को कहा जाता है। अब ये सिस्टमेटिक स्टडी क्या है, पहले इस पर गौर कीजिए। सिस्टम किसी एक आदमी के द्वारा जनरली नहीं बनाया जाता है। सिस्टम बनाने में बहुत सारे लोग होते हैं। तो नेचुरल इवेंट से प्रभावित तो आदमी शुरू से रहा होगा। अब हाथ से कोई चीज़ छूटे तो वो नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा, बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं कि हमेशा वो नीचे गिरता है। वैसे वह बच्चा जो बैलून पकड़ता है अपनी छोटी उम्र में, बैलून जब छोड़ता है तो वो उस तेज़ी से नीचे नहीं गिरता है जिस तेज़ी से कोई ढेला, कोई पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरता है। बच्चे को यह एहसास हो जाता है उसके अनुभव से कि कोई चीज़ धीरे गिरता है, कोई चीज़ तेज़ गिरता है। वैसे थोड़ा और बड़ा होता है तो ऐसा भी बैलून देखता है जो हाथ से छूटने पर ऊपर ही उठ जाता है। तो उस बच्चे को जिज्ञासा होती ही होगी कि कोई चीज़ नीचे गिरता है, तेज़ी से गिरता है, कोई चीज़ नीचे गिरता है, धीरे गिरता है, कोई चीज़ छोड़ने पर ऊपर उठने लगता है। तो ये जिज्ञासा तो लोगों को रही होगी टाइम इमेमोरियल से। जैसे ही आदमी इवोल्यूशन के हिसाब से कहते हैं ना कि किसी दूसरे जानवर से, बंदर से आदमी में इसका इवोल्यूशन हुआ, तो जैसे ही इसका ब्रेन तेज हुआ होगा, आदमी होमोसेपियंस के रूप में डेवलप किया होगा, उस समय से ही इसको नेचुरल इवेंट प्रभावित करते रहा होगा। तो इसी को एक्सप्लेन करने का जो साइंस है उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। वैसे एक बड़े नामी आदमी हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज कहाँ पैदा हुए? जैसे भारत एक देश है, उसमें बिहार एक प्रांत है, बिहार एक स्टेट है, और उसमें पटना एक जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। उसी तरह से इटली एक देश है, इटली में सिसिली एक छोटी सी जगह है, सिसिली में सिराक्यूस करके एक छोटी सी जगह है, वहीं पैदा हुए थे आर्किमिडीज। वहाँ जो उसमें पुरानी बात है, पुरानी बात मतलब ये देखो 287 साल पहले हुए हैं ईसा मसीह के, तो 287 BC में पैदा हुए। जोड़िए कितनी पुरानी बात है। लेकिन ये बड़े ब्रेन के तेज थे आर्किमिडीज, इनके शार्प ब्रेन की कहानी इनके राजा सुनते थे, और जब भी कोई समस्या होती थी तो आर्किमिडीज को बुलाते थे। जैसे अब वहाँ समुद्र बहुत है, समुद्र में नाव चलता था राजा का। अब कभी कभी जहाज़ में पानी भर गया, पानी निकालने के लिए ढेर सारे मजदूर रखना पड़ता था, तो आर्किमिडीज को बुलाए कि चलो यार कुछ ऐसा करो कि पानी निकालने में इतने मजदूर की ज़रूरत न पड़े। तो आर्किमिडीज उसको कुछ दिन में बना दिए। इस तरह से उनके शार्प ब्रेन की कहानी सब जगह होती थी। और एक कहानी ऐसी भी है कि राजा कोई ऑर्नामेंट बनाए सोने का, जो गोल्ड स्मिथ था सोनार, वो बताया कि इसमें कुछ तांबा हम मिलाए हैं सर, लेकिन बोला कि हम इसमें 10% तांबा मिलाए हैं, कुछ बोला होगा 10% 20% जो भी। अब राजा को अब विश्वास हुआ कि इसमें कैसे पता करें कि कितना इसमें सोना डाला है, कितना इसमें तांबा डाला है, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो आर्किमिडीज को बुलाए, और आर्किमिडीज ने ये कैलकुलेशन करके बता दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ कैलकुलेशन करके बता दिया कि सोनार जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। तो ये भी नेचुरल इवेंट का स्टडी हुआ कि ऑर्नामेंट है उसमें कितना सोना है, कितना चांदी है, खोजना भी एक नेचुरल इवेंट का ही एक्सप्लेनेशन है। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज किए थे वो यही था कि एक टब में जिसमें पानी भरा हुआ था, ये स्नान जब करने गए तो जैसे ही टब में डूबे तो टब में से पानी बाहर निकल गया। अब पानी कितना बाहर निकला इनको जिज्ञासा हुई, तो घर जा कर के अपना बर्तन वर्तन रखे होंगे, तराजू वगैरह रखे होंगे, किसी बड़े टब में छोटा टब रखे होंगे, उसमें कुछ डाले होंगे, पानी जितना बाहर निकला होगा तौले होंगे। तो ये नेचुरल इवेंट का एक्सप्लेनेशन के लिए प्रयास उस समय था, लेकिन इसको हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कहेंगे, क्योंकि सिस्टम में तो आर्किमिडीज जो बोले थे उसके हिसाब से अगला आदमी को कुछ और कहना चाहिए था, और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जाती। लेकिन ये ऐसा शुरू हुआ गैलीलियो से। एक्चुअली गैलीलियो से शुरू हुआ सिस्टमेटिक स्टडी। गैलीलियो ने जो कहा, गैलीलियो के मरने के बाद न्यूटन ने उसको आगे बढ़ाया, न्यूटन के बाद कुछ और साइंटिस्ट उसको आगे बढ़ाए, इस तरह से सिस्टम बढ़ता चला गया। तो फिजिक्स के डिफिनीशन में ये कहना ज़रूरी है कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ। फिजिक्स इज, देखो यहाँ से इसे जोड़ना चाहिए, फिजिक्स इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स। और ये साइंस का विषय है, साइंस सिस्टमेटिक स्टडी को ही कहते हैं। लेकिन साइंस और दूसरे सब्जेक्ट से इस मामले में भी अलग है कि साइंस में जो भी बात करते हैं उसमें नाप जोख की बात करते हैं। इसलिए फिजिक्स के डिफिनीशन में ये जोड़ना पड़ेगा, फिजिक्स इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स विथ मेजरमेंट और एट लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, कम से कम उसकी संभावना हो, पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट।
जैसे मेजरमेंट की बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड बात करें, जैसे देखिए किसी बच्चे को उसकी मम्मी प्यार करती है, उसके पापा प्यार करते हैं। अब मम्मी कितना प्यार करती है, पापा कितना प्यार करते हैं, ये नापा जाने लायक चीज़ अभी तक नहीं है। जब तक ये नापा जाने लायक चीज़ नहीं है तब तक उसकी पढ़ाई हम लोग फिजिक्स में नहीं करेंगे। लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि इस लव अफेक्शन जैसे चीज़ को भी नापने का प्रयास हो जाए, तब उस क्वांटिटी को भी लव अफेक्शन और हेट्रेड, ये सब जो आदमी का अवगुण है, वो भी फिजिक्स में पढ़ा जाने लगेगा। इसी के लिए लिखा गया है एटलीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स का ये सर्वमान्य डिफिनेशन हुआ, इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स विथ मेजरमेंट और एटलीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। इसकी पढ़ाई शुरू हुई गैलीलियो से, इसलिए गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। आर्किमिडीज को फादर ऑफ फिजिक्स नहीं कहते, हालांकि इसे बहुत पहले पैदा हुए। गैलीलियो पैदा हुए हैं 1564 में देखो, और शायद 1642 में इनका डेथ हो गया है। तो 1564 से 287 BC कितना पहले है। इनको नहीं कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो कहते हैं। वैसे बाय द वे इनको लोग कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। खैर, गैलीलियो सिस्टमेटिक स्टडी जो शुरू किए नेचुरल इवेंट का मेजरमेंट के साथ, तो ये 20 साल के रहे होंगे, 15-17 साल के रहे होंगे, उस समय से ये शुरू किए होंगे पढ़ाई। तो ये दो ही क्वांटिटी डिफाइन किया शुरू में इन्होंने, जिस क्वांटिटी के सहारे आगे के इवेंट को एक्सप्लेन करने में बात आगे बढ़ी। तो गैलीलियो जिस दो क्वांटिटी को डिफाइन किए हैं, तो उसमें पहला का नाम है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पहला का नाम है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और दूसरा का नाम है टाइम। ये टाइम क्या है, लोगों से पूछिएगा तो बोले टाइम तो टाइम होता है, टाइम के बारे में क्या बोलना है। लेकिन ऐसे तो साइंस की बात होगी नहीं। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में गैलीलियो डिफाइन किए थे। और कैसे डिफाइन किए थे सो सुनिए। कहा उन्होंने कि एक्चुअली घटनाओं को क्रम में सजाने का जो सहारा होगा, जिस क्वांटिटी के सहारे घटनाओं को क्रम में सजाएंगे, उसी क्वांटिटी को कहते हैं टाइम। तो टाइम का डिफिनीशन है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वह जिसके सहारे नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन कर सकें। तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज यूज्ड टू अरेंज इवेंट्स इन ऑर्डर। और कहा इन्होंने कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब किसी घटना को घटने में टाइम यदि 1 घंटा लगता है तो हर ऑब्जर्वर को लगेगा कि 1 घंटा लगा है। टाइम के बारे में गैलीलियो का आइडिया है कि टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और टाइम को जानने के लिए सिर्फ उसके वैल्यू की ज़रूरत है। तो ये भी देखिए लिख दिया गया, टाइम नीड्स ओनली वैल्यू फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। चूँकि ये सिर्फ वैल्यू से अपनी पूरी बात बता देता है, अपने बारे में पूरी जानकारी करवाता है, इसलिए ये साधारण तरीके से ही जुटता है। टाइम
एड्स अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, जैसे 4 घंटा प्लस 3 घंटा 7 घंटा ही होगा, 2 घंटा प्लस 3 घंटा 5 घंटा ही होगा। ये साधारण जोड़ बचपन से आप लोग सीखते आए हैं। तो टाइम एड्स अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ, टाइम एड्स अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये देखिए, दूसरा क्वांटिटी है जिसका नाम देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब इसमें पार्टिकल की चर्चा पहले करनी पड़ेगी। किसी बॉडी को तोड़िएगा तो सबसे छोटा टुकड़ा जो उसका निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं पार्टिकल। अब ये बॉडी देखिए हमने बना दिया, इस बॉडी को तोड़ते जाइएगा तो इसमें छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे निकलेगा, हर टुकड़े को हम लोग कहेंगे पार्टिकल। लेकिन किसी घटना में बड़े बॉडी को भी हम लोग पार्टिकल समझ सकते हैं, तो वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बड़े बॉडी को पार्टिकल समझेंगे, आइए हम उसकी चर्चा करें। जैसे ये मेरे हाथ में देखिए पेन है, इसमें ढेर सारा पार्टिकल है, लेकिन इस पेन को यदि हम लोग इस तरह से गिरावे तो जितना डिस्प्लेस एक पार्टिकल इसका हुआ उतना ही डिस्प्लेस दूसरा पार्टिकल भी हुआ। तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेस यदि उसका हर पार्टिकल हो रहा है तो इस कलम के मोशन को पढ़ने के लिए हम इसके हर एक पार्टिकल का मोशन पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। इसके एक पार्टिकल के मोशन से इस कलम के हर पार्टिकल के मोशन की पढ़ाई हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में हम इस कलम को एक पार्टिकल समझ सकते हैं। एक परिस्थिति हुई कि बड़े बॉडी को पार्टिकल समझने के लिए एक परिस्थिति ये है। तो दूसरी परिस्थिति है किसी बॉडी को पार्टिकल समझने का। उसको समझने के लिए सोचिए कि एक पेन यहाँ है जो हम वर्टिकल रखे हुए हैं, और इस पेन को लेकर के अपने घर चले गए जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पेन को अपने टेबल पर रख दिए हॉरिजेंटल। तो पार्टिकल इस पेन का जितना है सबका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हुआ कि किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हुआ। स्पष्ट है इस पेन का साइज इस 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में इतना छोटा है कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम 5 ही किलोमीटर कहेंगे। तो ये दूसरी परिस्थिति हुई जिसमें एक बड़े बॉडी को, कलम जैसे एक बड़े बॉडी को हम पार्टिकल समझ सकते हैं। तो दो परिस्थिति हुई, एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल का सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम हो। दूसरा पहला का एग्जाम्पल भी जान लीजिए कि हाथ में पेन एक वर्टिकल रखे हुए हैं, इसको जब रिलीज कर देते हैं तो वर्टिकल गिरता है एकदम अपने पैरेलल। तो किसी टाइम इंटरवल में इसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ। तो इस परिस्थिति में इसको पार्टिकल समझेंगे। और दूसरी परिस्थिति ये है कि कलम को यदि यहाँ से वहाँ ले गए, यहाँ वर्टिकल वहाँ हॉरिजॉन्टल कर दिए, फिर भी इसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ही कहेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस इस पार्टिकल के साइज के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। अब पोजीशन क्या है सो सुनिए। ये पार्टिकल इस तरह से बनाया जाएगा, इसको हमने P लिख दिया। इसको देखने वाला आदमी ये कहाँ है, इसको देखने के लिए अपनी नज़र कहीं फिक्स करता है। ये आदमी जो अपनी नज़र फिक्स किया इस पार्टिकल के पोजीशन को, पार्टिकल कहाँ है ये जानने के लिए, इसी पॉइंट को कहते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का डिफिनेशन हुआ, इट इज़ द पॉइंट वेयर एक्सपेरिमेंटर, जो घटनाओं को देख रहा है, घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, वह एक्सपेरिमेंटर अपनी नज़र जहाँ फिक्स करता है पार्टिकल के जगह को जानने के लिए या घटना की जगह को जानने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी को हम लोग कहते हैं पोजीशन। तो डिफिनेशन हुआ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस
फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द पार्टिकल। ये पोजीशन का डिफिनेशन दिया हुआ है गैलीलियो के द्वारा। यह ऑब्जर्वर से मतलब वहाँ से जहाँ एक्सपेरिमेंटर अपनी नज़र फिक्स करता है वहाँ से पार्टिकल तक की सीधी दूरी, इसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। जब टाइम के बारे में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो पोजीशन के बारे में भी लिखना ज़रूरी है कि पोजीशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, जो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्वर के लिए कुछ पोजीशन और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए कुछ दूसरा पोजीशन। पोजीशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। फिर टाइम में जैसा है टाइम नीड्स ओनली वैल्यू फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, तो पोजीशन में लिखना पड़ेगा पोजीशन नीड्स, डायरेक्शन भी है इसमें इसलिए लिखना पड़ेगा पोजीशन नीड्स डायरेक्शन along with value, along with value for its complete specification। पोजीशन को जानने के लिए सिर्फ वैल्यू से नहीं काम चलेगा। कह देंगे कि 4 मीटर दूर है पार्टिकल का पोजीशन ऑब्जर्वर से, तो ये पूरी जानकारी नहीं हुई। कहना पड़ेगा कि पूरब है कि दक्षिण है, पूरब से कितना डिग्री पर उत्तर है, ये डायरेक्शन की भी चर्चा करनी होगी। तो पहला पॉइंट ये देखिए पोजीशन का, दूसरा पॉइंट ये देखिए और तीसरा पॉइंट ये देखिए। देखिए यहाँ टाइम के जैसा लिखने जा रहे हैं, टाइम एड्स अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी है, इसलिए डायरेक्शन जोड़ने का तरीका तो अभी तक का पढ़े नहीं हैं। और वैसे क्वांटिटी को जोड़ने की बात की जा रही है जिसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए इसके जोड़ने का तरीका निश्चित रूप से डिफरेंट होगा। उस तरीके को कहते हैं ट्रायंगल लॉ। तो लिख देंगे इस बात को, देखो पोजीशन एड्स मतलब जुटता है या घटता है, जुटने का मतलब घटना भी होता है। एड्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल लॉ, डिस्प्लेसमेंट। नाम ही में देखिए स्पष्ट है भाई, प्लेस मतलब जगह, प्लेसमेंट मतलब जगह पर रखना, और डिस मतलब चेंज होगा, चेंज करना। ये ऑब्जर्वर पार्टिकल कभी यहाँ है, इसको P कह दिया, और जिस समय पार्टिकल यहाँ है उस टाइम को यहाँ T लिख दिया। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, नई जगह पर आ गया, उसको बोले Q। और यहाँ जो समय घड़ी में हो रहा है उसको लिख दिया हम लोग T डैश। तो T समय पर पोजीशन कहेंगे OP, और T डैश समय पर पोजीशन कहेंगे OQ। लेकिन P से Q तक आया है तो ये कहलाएगा पोजीशन में चेंज। ये शुरू का पोजीशन है यार, जिसको लिख दिया A। ये बाद का पोजीशन है जिसको लिख दिया B, और ये चेंज इन पोजीशन है जिसको लिख दिया C। इसको लिखिएगा A शुरू का पोजीशन प्लस पोजीशन में चेंज C बराबर बाद का पोजीशन B। तो यह जोड़ तो है मगर साधारण जोड़ इसलिए नहीं है कि ये यदि 4 मीटर है और ये 4 मीटर है तो ये 8 मीटर नहीं होगा। ट्रायंगल में 2 साइड का सिंपल जोड़ करते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब जोड़ का सिंबल तो वैसा ही लिखे हैं जैसा साधारण जोड़ में लिखते हैं, 3 + 4 = 7। मगर इस सिंबल में और इस सिंबल में अंतर है। सिंबल देखने में एक जैसा है लेकिन यहाँ एक्शन दूसरा है, यहाँ एक्शन दूसरा है। यहाँ तो एक्शन यही है कि 3 बिंदु बनाइए आप फिर 4 बिंदु और बनाइए और टोटल को काउंट कर लीजिए। यहाँ सो नहीं है, यहाँ ए बनाना है,
एक लाइन से, जिसके एक छोर पर डॉट रहेगा, एक छोर पर एरो हेड रहेगा। ऐसा उसी क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं जिसको जानने के लिए वैल्यू के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ को जोड़ने के लिए यह जो तरीका है, उसके लिए भी सिंबल वही यूज किया जाता है जो साधारण जोड़ के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ये कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। इसको क्लियर करिए कि जोड़ का सिंबल दोनों जगह एक है, 3 + 4 = 7 में, और A + C = B में। इस जोड़ के लिए ध्यान दीजिए क्या किया हुआ है। पहला जो पोजीशन है उसके एक छोर पर डॉट है और एक एंड पर एरो का हेड है। अब पोजीशन में चेंज जो हुआ उसका जो टेल है वो ए के हेड पर रखा हुआ है, और ए के टेल से सी के हेड तक जो लाइन बना है वही ए और सी का जोड़ है। स्पष्ट है कि यहाँ हेड पर टेल रखने की बात की जा रही है, इसलिए इसको हेड टेल लॉ कहते हैं। और ऐसा करने में ट्रायंगल जैसा फिगर बन गया, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ कहते हैं। तो अभी जो लिख रहे थे पोजीशन के कैरेक्टरिस्टिक में कि इट एड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ, पोजीशन में लिख रहे हैं इट एड्स नॉट अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ, जो अलजबरा में हम लोग पढ़े हैं सिंपल लॉ, बल्कि इट एड्स अकॉर्डिंग टू it adds according to a special law। स्पेशल इसलिए कि अभी तक जो नहीं पढ़े वो पढ़ रहे तो स्पेशल ही हुआ। स्पेशल लॉ विच इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। देखो ऐसे ट्रायंगल का सिंबल लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ और हेड टेल लॉ। और भी इसका नाम है, आगे पढ़िएगा तो बात करेंगे, अभी इतना ही से जानिए हेड टेल लॉ। तो स्केलर और वेक्टर दो तरह का क्वांटिटी हो गया। ये टाइम जैसा कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वांटिटी है और ये पोजीशन जैसा कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वांटिटी है। तो स्केलर के डिफिनीशन में लिखेंगे मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, मेनी फिजिकल क्वांटिटीज need only value for their specification these quantities add according to simple law of algebra these quantities are called scalar quantities। और वेक्टर में देखिए ये पोजीशन जैसा क्वांटिटी है तो इसको लिखा जाएगा मेनी फिजिकल क्वांटिटीज नीड डायरेक्शन along with value
for their complete specification चूंकि इसको डायरेक्शन भी चाहिए इसलिए साधारण तरीके से नहीं जुड़ता है। दीज क्वांटिटीज एड नॉट अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा बल्कि अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल लॉ इस लॉ को कहते हैं ट्रायंगल लॉ। देखिए ब्रैकेट में लिख दिया, और हेड टेल लॉ। इसी क्वांटिटीज को, ऐसे ही क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और जो सिलेबस 9th का है उसमें यहीं से बात शुरू है कि क्या है पोजीशन, क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है एवरेज वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, क्या है एक्सेलरेशन, नेचर में जो मोशन है उसमें इसके सहारे कैसे पढ़ाई करते हैं। तो अगले क्लास से हम लोग सीधे सीधे सिलेबस में आएंगे। आज तक की कहानी यहीं तक ख़त्म करते हैं।